हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत बेसिकली सेकेंड ईयर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट बीए सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ईयर में इसको सम्मिलित किया गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में किसी में बीए फर्स्ट ईयर में इसे पढ़ाया जा रहा है, किसी सेकेंड ईयर में और किसी थर्ड ईयर में। तो तीनों ईयर के स्टूडेंटों के लिए समान रूप से उपयोगी है ये दोस्तों। सेशन में बार बार आपको याद दिलाता हूं, हर सेशन में ये बोलता हूं और बोलना पड़ता है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे और फिर पूछेंगे सर आप तो ये हमारे सेकेंड ईयर में दिया गया, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं या हमारे थर्ड ईयर में है सेकेंड। बट दोस्तों जिस यूनिवर्सिटी को हम फॉलो कर रहे हैं या जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को जो फॉलो करते हैं तो उसके अंतर्गत इसे पाश्चात्य राजनीतिक विचार वाला ये सब्जेक्ट बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर में है या थर्ड ईयर में है तो भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये उतना ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जितना कि यहाँ पर सेकेंड ईयर वालों के लिए। ओके चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों पर। ओके दोस्तों, तो अरस्तु के भी दोस्तों हमारे यहाँ पर 4 से 5 लेक्चर होंगे जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्रकार के जितने भी विचार थे अरस्तु के, उन सभी विचारों पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सेशन दोस्तों ये लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। गलती से लेक्चर नंबर 5 डल गया, माइंड मत करना, है ना, हो जाती छोटी मोटी गलतियां। तो अरस्तु का ये सेशन दोस्तों राज्य संबंधी विचार वाला, इसके अंतर्गत दोस्तों हम राज्य संबंधी विभिन्न प्रकार के जो विचार है उनको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसके फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें प्लेटो से संबंधित लगभग 5 सेशन हमारे हुए हैं। छठा सेशन आज का हो रहा है अरस्तु को लेकर के, और अरस्तु में पहला ही सेशन हमारा राज्य संबंधी विचारों का है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। राज्य है ना, तो मतलब राज्य संबंधी विचार अरस्तु के, दास्ता संबंधी विचार, शासन का वर्गीकरण, नागरिकता और क्रांति। ठीक है ना, तो नागरिकता संबंधी विचार, क्रांति संबंधी विचार, इन सभी विचारों पर हम दोस्तों यहां पर वन बाय वन करके यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पर भी 5 सेशन यहां होंगे और 5 सेशन के माध्यम से 5 लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या क्या देखना है। बेसिक है एकदम, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमें व्याख्या देखनी है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या देखनी है। उसके बाद राज्य की प्रकृति और लास्ट में मूल्यांकन अर्थात इसको आलोचना भी आप लोग बोल सकते हैं। तो 3 बिंदुओं के माध्यम से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों डायरेक्टली। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। तो दोस्तों मैं अब ये मानकर चल रहा हूं कि इससे पहले जितने 5 सेशन हुए हैं उनको आपने वन बाय वन करके पूरी कंटिन्यूअस तरीके से उसको देख लिया है। ठीक है ना, उसके बाद ही जो है आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से प्लेटो ने राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है ना, प्लेटो ने राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे, उसी प्रकार से यहां पर अरस्तु ने भी जो है कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, वो सारी बातें हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि प्राचीन यूनान में एक परंपरा, गुरु शिष्य वाली परंपरा चलती थी। उसमें 3 नाम विशेष आते थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, ये तीनों का विशेष क्रम चलता था गुरु शिष्य के मामले में। ठीक है ना, तो इसकी विशेषता दोस्तों इसमें ये थी किसकी, अरस्तु की, कि ये यथार्थवादी थे। जो अरस्तु थे इस परंपरा में जो तीसरा सोपान था अरस्तु का, ये तीसरा सोपान जो अरस्तु का था दोस्तों, ये अरस्तु यथार्थवादी थे, यथार्थवादी है ना, यथा स्थिति जो है उसमें विश्वास रखते थे ये। उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक पृथक विज्ञान का रूप दिया था। पृथक विज्ञान, राजनीति विज्ञान का कहा है कि ये एक पृथक विज्ञान है जो राज्य की राजनीति से के संबंध में अध्ययन करती है। तो अरस्तु ने इसको लेकर एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों जिसका नाम क्या है, पॉलिटिक्स। आप भली भांति रूप से जानते हैं। देखिए यार, व्याख्या में लिखना क्या होता है, व्याख्या में हम सब उन सामान्य बिंदुओं की बात करते हैं, उन सामान्य बातों की चर्चा करते हैं कि जो उस टॉपिक से संबंध रखती हो।
है ना, टॉपिक से संबंध रखती हो। अब चूंकि हम जो है यहाँ पर अरस्तु का टॉपिक स्टार्ट कर चुके, अरस्तु क्या राज्य संबंधी विचार जान रहे हैं, तो राज्य संबंधी विचार के अंतर्गत हमें इनके मोटे मोटे रूप से जो भी इसकी विशेषता निकलती है उसके बारे में चर्चा करनी होती है व्याख्या में, जो सामान्य सी चर्चा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहना इतना ही है कि ये जो प्राचीन यूनान में जो गुरु शिष्य वाली परंपरा रही थी, इसके तीसरे सोपान अरस्तु थे, मतलब प्लेटो के शिष्य थे ये, है ना। लेकिन ये प्लेटो की तरह नहीं, बल्कि ये एक यथार्थवादी विचारक थे, यथार्थवादी विचारक थे जो सत्यता में ज्यादा विश्वास रखते थे, और इसीलिए इन्होंने एक जो राजनीति विज्ञान है इसको एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, और साथ ही साथ में अपने सारे विचार इन्होंने जो लिखे हैं वो लिखे पॉलिटिक्स किताब में। किसमें दोस्तों? पॉलिटिक्स किताब में। पुस्तक का नाम याद कर लेना, बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों इनको लेकर के जेलर ने कहा है, जेलर ने परिभाषा दी, कहा है कि अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है ना, अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है ये प्राचीन काल से प्राप्त होने वाली हमारी सबसे मूल्यवान निधि है। जेलर ने कहा है कि अरस्तु के द्वारा जो हमें पॉलिटिक्स प्राप्त हुई है, ये प्राप्त होने वाली प्राचीन समय की सबसे मूल्यवान निधि है, और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महान योगदान इस पुस्तक के द्वारा दिया गया है। कुल मिलाकर के ये कि जैसे जैसे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही राज्य के संबंध में सुकरात ने कुछ कहा, उसके बाद में प्लेटो ने कुछ और कहा, और फिर अब जो अरस्तु कह रहे हैं, तो ये जो परंपरा चली आ रही थी, ये जो क्रम चला आ रहा था राज्य को परिभाषित करने का, तो उस पूरी परिभाषा में, इस पूरे क्रम में अरस्तु के विचार सबसे ज्यादा मूल्यवान थे। क्यों थे? क्योंकि इनके सारे विचार दोस्तों यथार्थवादी थे, है ना, यथार्थवादी थे, मतलब जो वास्तविक है उसमें विश्वास करते थे, ठीक है ना। तो वास्तविक जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने विचारधारा बनाई, क्लियर है। तो वो सारी विचारधारा इन्होंने एक पुस्तक में लिखी, उसका नाम था पॉलिटिक्स, दैट्स ऑल, है ना। और परिभाषा की अगर बात करें दोस्तों, तो जेलर की परिभाषा बहुत आसान भी लगी मुझे और इफेक्टिव भी है, इनके सभी विचारों को प्रतिपादित कर रही है। समझिए इसको पढ़िए अच्छे से कि अरस्तु की पॉलिटिक्स प्राचीन काल से प्राप्त होने वाली सबसे मूल्यवान निधि है, और साथ ही साथ में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है ये पॉलिटिक्स। आई होप व्याख्या क्लियर होगी दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं अब डायरेक्टली अरस्तु के विचारों पर। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति की हम बात करेंगे, राज्य के जन्म की बात करेंगे कि अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से मानी है, कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसी एक्चुअल में। तो उनके अनुसार दोस्तों 3 स्टेप रही है, परिवार, ग्राम और राज्य। कौन सी 3 स्टेप के माध्यम से राज्य का जन्म हुआ है? कैसे? सबसे पहले अरस्तु ने बोला कि साहब परिवार, तो सबसे पहले परिवार नामक संस्था का जन्म हुआ, परिवार नामक संस्था का जन्म हुआ, और इन परिवारों से मिलकर के ही जो है कुछ कुल या कबीले बने। क्या बने? कुल कबीले बने, है ना। परिवारों से ही कुल बने, कबीले बने, और उन बहुत सारे कबीलों के मिलने के बाद ही एक गांव की रचना हुई, और फिर इसी प्रकार से बहुत सारे गांव ने मिलकर के आपस में, ग्रामों ने मिलकर के जो है एक राज्य को उत्पन्न किया, मतलब एक राज्य बना। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पूरा क्रम बताया कि राज्य की उत्पत्ति एक्चुअल में कैसे हुई। वास्तविकता के तौर पर उन्होंने स्पष्टता कहा कि वास्तविकता यह है कि सबसे पहले परिवार, व्यक्तियों से मिलकर के परिवार बना। परिवार, जब बहुत सारे परिवार इकट्ठे हुए, विभिन्न परिवार इकट्ठे हुए, तो उन परिवारों का एक कबीला बना, या फिर कहे कि उसको एक कुल बना, है ना। उस कुल, जब बहुत सारे कुल मिले या बहुत सारे परिवार मिले या कबीले मिले, तो उन परिवारों के मिलने से या कबीलों के मिलने से एक ग्राम ग्राम की उत्पत्ति हुई, है ना, एक गांव की उत्पत्ति हुई। और जब बहुत सारे गांव मिले या उस क्षेत्र के सभी गांव मिल गए, तो एक राज्य बन चुका था। तो ये 3 क्रम उन्होंने बताए थे। इसलिए कहा उन्होंने कि परिवार, 1 मिनट पेन लेते हैं, उनका मानना था, अरस्तु का मानना था कि परिवार में स्त्री पुरुष और स्वामी और सेवक ये रहते हैं। परिवार में कौन कौन रहता दोस्तों? परिवार में स्त्री पुरुष होंगे, साथ में स्वामी और सेवक होंगे, क्योंकि दास प्रथा तभी तक थी, प्राचीन यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी, है ना। तो इसलिए स्वामी और सेवक होंगे। परिवार का कार्य संतान उत्पत्ति के साथ साथ उनका पालन पोषण करना होता है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगली स्टेप आती है इनकी ग्राम की अगली स्टेप आती है, और यहां पर कहते हैं कि बहुत सारे परिवार मिलकर के कुल और कबीले बनाते हैं, कुल और कबीले बनते हैं, और बहुत से कुलों से मिलकर के क्या बनता है दोस्तों? ग्राम बनता है। तो राजनीतिक व सामाजिक विकास में दूसरा चरण किसका आता है? ग्राम का आता है। और विविध परिवारों, कुलों या कबीलों की धार्मिक क्रियाओं को
पूर्ण करने वाला कौन होता है? ग्राम होता है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाला भी ग्राम होता है। कुल मिलाकर के ये समझिए कि इस प्राचीन समय से ही मानव ने जिस जिस प्रकार से विकास किया है ना, उस विकास के पीछे अहम मुद्दा क्या था? उनकी सुरक्षा थी। उनकी सुरक्षा थी। किस प्रकार से सुरक्षा थी? क्योंकि देखिए प्रारंभ में मनुष्य भटकती हुई प्रवृत्ति का था, है ना, भ्रमणशील प्रवृत्ति का था, तो वो कहीं भी जाता था, कहीं भी रुकता था। इस कारण से उसके पास में कोई स्थायी संपत्ति उसके पास नहीं थी। लेकिन जब उसने स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया तो क्या हुआ? उसके पास में संपत्ति इकट्ठा होने लगी। संपत्ति बोले तो क्या भाई? कृषि करने लगे तो कृषि करने के औजार इकट्ठे होने लगे, उनके खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठे होने लगी, तो वो उनकी संपत्ति बन गई, है ना। तो अब उनके सामने प्रश्न था उस संपत्ति की जो रक्षा की, उसकी रक्षा कौन करेगा? अगर रक्षा किस प्रकार से होगी? तो उस रक्षा को लेकर के फिर इन्होंने भटकते हुए जो अलग अलग रह रहे थे लोग, इनमें एक सामूहिक रूप से रहने की भावना जागृत हुई, है ना। और ये सामूहिक रूप से जो रहने की भावना जागृत होती है तो वहीं से तो परिवार उत्पन्न होता है। परिवार उत्पन्न हुआ और जब विभिन्न परिवारों की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया तो विभिन्न प्रकार के कुल बनने लगे, कबीले बनने लगे। अब ये कबीले अब ये भी बोलने लगे साहब कि हमें हमारे धर्म की, हमारी स्वतंत्रता की या विभिन्न प्रकार की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हमें हमारी धार्मिक क्रिया की सुरक्षा गारंटी कौन देगा? तो एक उसको लेकर के सारे कबीले जितने भी थे सबने मिलकर के गांव बना लिया, है ना। अब वो सामूहिक रूप से जुड़ करके और अपने कार्यों का संपादन करने लग गए। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अब ये ग्राम जो है, अब एक ग्राम इसलिए कहा गया है कि इन कबीलों की जो धार्मिक क्रियाएं थी इनको पूरा करवाने की जिम्मेदारी किसने ले ली? गांव ने ले ली, मतलब ग्राम ने ले ली। क्लियर है। उनको सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदारी भी ग्राम ने ले ली। अब ग्राम की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई सामने कि गांव की रक्षा कौन करे, क्योंकि जहां एक गांव बना तो अन्य अलग अलग कुछ कुछ दूरियों पर अन्य ग्राम भी बनने लगे थे। अब एक ग्राम और शक्तिशाली होने के लिए दूसरे ग्राम पर हमला करने लगे, अटैक करने लगे, तो अब वहां पर भी तो सुरक्षा चाहिए थी। तो इस सब को लेकर के जब बहुत सारे ग्राम मिले अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो आपस में मिलने से एक तीसरा सोपान निकल कर आता है जिसे हम राज्य के नाम से जानते हैं। तीसरा सोपान निकल कर आता है जिसे हम राज्य के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। तो विभिन्न गांवों को एकत्र कर राज्य का निर्माण होता है और राज्य पूरी तरह आत्मनिर्भर है। राज्य किसी पर निर्भर नहीं होगा, राज्य किसी पर निर्भर नहीं होगा। जैसे कि परिवार कुल पर निर्भर था या कबीले पर निर्भर था, कबीले ग्राम पर निर्भर थे, ग्राम राज्य पर निर्भर था, लेकिन राज्य किसी पर निर्भर नहीं होगा, ये आत्मनिर्भर होगा। वह ग्रामों को रक्षा की गारंटी देगा, रक्षा की गारंटी देगा, न्याय देगा, साथ ही साथ उन सबके विकास का कार्य भी राज्य ही करेगा। मतलब ये कि जो ग्राम, जिन ग्रामों ने मिलकर के राज्य का निर्माण किया है, अब राज्य का दायित्व होगा कि वो उन ग्रामों को रक्षा सुरक्षा दे, उन ग्रामों को न्याय प्रदान करे और साथ ही साथ उन ग्रामों की जो है विकास भी करे। क्लियर है। तो दोस्तों अब यार यहां पर देखिए ये अरस्तु के विचार थे। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार की थी। अगर आपने पहले के सारे सेशन अगर अटेंड कर रहे हैं तो आपको प्लेटो के द्वारा राज्य की उत्पत्ति वाला सिद्धांत अच्छे से याद होगा, लेकिन वहां पर कुछ भी तो लग रहा था प्राचीन समय के हिसाब, जिस प्रकार से वो बोल रहे थे कि राज्य के भी 3 भाग, मनुष्य के भी 3 वगैरह वगैरह, जो भी उनका था वो ठीक है उनके अनुसार, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं वर्तमान से मेल खाता हुआ ऐसा कुछ वास्तविकता नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब अरस्तु के विचारों में वो वास्तविकता नजर आ रही है जो वर्तमान से मेल खाती है, वर्तमान से संबंधित है। वर्तमान राज्य का निर्माण भी हम मान सकते हैं कि जी हाँ भाई, पहले परिवार आया, परिवार से सब बहुत सारे परिवारों के मिलने से जो है गांव बनने लगे, गांव के बनने से जो है फिर राज्य बनने लगा। तो ये धारणा कुछ लगती है, कुछ जानी पहचानी सी लगती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम जिस समाज में रहते हैं या उस समाज की संरचना भी कुछ इस प्रकार से हुई होगी, तो लगता है ऐसा कि हाँ ये उचित है, इतना तो संभव है, पॉसिबल है, हो सकता है ना। मतलब कि प्लेटो की तरह एकदम हवा में तीर नहीं छोड़ा इन्होंने, एकदम हवाई बातें नहीं की, बल्कि क्योंकि प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि जो अरस्तु थे वो वास्तविक थे, यथार्थ में विश्वास रखते थे, वास्तविकता में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने यहाँ पर यथार्थवादी बातें ही कही है ना। पूरे जो भी विश्वसनीय बातें थी उन पर ही इन्होंने चर्चा की और अपने विचार भी उस प्रकार से रखे हैं। आई होप राज्य का जन्म कैसे हुआ अरस्तु के अनुसार आपने जान लिया, समझ भी लिया, ठीक है ना। परिवार, ग्राम और राज्य, ये 3 कड़ियां आपको याद रखनी है। अगर तीनों कड़ी याद रहेगी तो इजीली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट में हम बात करेंगे राज्य की प्रकृति के बारे में। और राज्य की प्रकृति को समझने के लिए दोस्तों हम कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे, जिनमें से 5 बिंदु कुछ इस प्रकार है। एक कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, स्वाभाविक,
अरस्तु का कहना है। दूसरा, राज्य का स्थान परिवार से पहले है। अब जरा यहां पर चलिए अंदर भी बताऊंगा मैं, उसमें जब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अब क्या कहा है सेकंड पॉइंट में कि राज्य का स्थान परिवार से पहले है, लेकिन जब राज्य की उत्पत्ति हुई तो वहां पर राज्य आखिरी में था, परिवार सबसे पहले था, है ना। और यहां पर वो कह रहे हैं कि राज्य का स्थान पहले है, किससे? परिवार से। तो वो किस प्रकार से है, उन्होंने क्या इसके पीछे क्या उन्होंने कहा है, तो वो सारी बातें अंदर करने वाले इसमें, है ना। अगला है उन्होंने कि राज्य एक अवयवी इकाई है। क्या है? अवयवी इकाई है, मतलब जीवित इकाई है। अगला है राज्य का स्वरूप क्या है? जैविक है। और लास्ट है उद्देश्य की सिद्धि के लिए नगर राज्य उपयुक्त। चलिए पांचों बिंदुओं पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होता चले। दोस्तों, प्राचीन जितने भी यूनानी विचारक रहे हैं, सभी के विचार अलग अलग रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। सभी के विचार अलग अलग रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि इस वाली सीरीज में मैंने बहुत से स्टूडेंटों को कंफ्यूज होते हुए देखा, एक के विचार दूसरे में डालते हुए देखा है। कभी प्लेटो के सिद्धांत की बात करते करते अरस्तु के पॉइंट उठाकर उसमें मिक्स कर दिया, है ना। या मेकियावली पर चर्चा चली गई तो मेकियावली को आपने जो है अरस्तु से मिक्स कर दिया। तो ये चीज से सावधान रहें। इसलिए मैं अब मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन रहता है कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़े ना, तो स्टोरी के रूप में पढ़े और इन सभी तथ्यों को रटने की जगह समझने पर ज्यादा ध्यान दें। रटने की जगह अगर समझने पे फोकस करोगे ना, तो आपको इस सब्जेक्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने रटने की कोशिश की तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता इस वाले सब्जेक्ट से, है ना। और चूंकि दोबारा दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये जो सेशन है ना, ये दोबारा स्टार्ट किया है हमने। इससे पहले हम इसको ले चुके हैं। ये जो राजनीतिक विचारक वाला सेशन हम एक बार पूरा कंप्लीट कर चुके दोस्तों, सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट किया है हम लोगों ने। कभी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, प्रमुख राजनीतिक विचारक इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रमुख राजनीतिक विचारक। उसमें पूरा टोटल सब्जेक्ट सभी पे हम डिस्कस कर चुके, लेकिन उसमें शॉर्ट में डिस्कशन था। इस कारण से फिर से ये सीरीज स्टार्ट की गई आप लोगों के लिए, है ना। तो अब पूरे विस्तार से, जैसे कि उस वाली सीरीज में अरस्तु पर सिर्फ एक सेशन था, एक ही लेक्चर था, लेकिन यहां पर 5 लेक्चर आएंगे, अलग अलग विचारों के लिए अलग अलग लेक्चर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। क्या कहा अरस्तु ने? कि जो राज्य है वो एक स्वाभाविक संस्था है। आइए इन बिंदुओं के माध्यम से ही आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता था। उसका तर्क था कि पौधे का रूप उसके बीज से निर्धारित होता है। अरस्तु का मानना था कि पौधा कैसा होगा, पौधे का रूप कैसा होगा, उसकी कैसी प्रकृति होगी पौधे की, या कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, किस प्रकार का होगा, ये उसके बीज से निर्धारित होता है। तो राज्य का बीज क्या है? परिवार है। राज्य का बीज परिवार है। तो जो मनुष्य के स्वाभाविक अंतर्वृत्तियों और आवश्यकता से उत्पन्न होने के कारण एक प्राकृतिक संस्था है। तो अरस्तु राज्य को यहां पर एक प्राकृतिक संस्था मानता था, प्राकृतिक संस्था मानता था। उनका मानना यह था कि राज्य जिस प्रकार से एक वृक्ष उसके बीज पर निर्धारित होता है, उसी प्रकार से राज्य परिवार पर निर्धारित होता है कि परिवार किस प्रकार का है, उसकी किस प्रकार की अंतर्वृत्तियां है, वो किस प्रकार के कार्यकलाप में व्यस्त रहता है, या किस प्रकार की संस्कृति को फॉलो करता है, वो वास्तविक है या नहीं है। ये सारी बातें परिवार की, ये सारी बातें राज्य के लिए मायने रखती है, राज्य को प्रभावित करती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, अतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। क्यों है? क्योंकि परिवार के ऊपर यह निर्धारित है, इस कारण से। और परिवार की जो वृत्ति होती है वो प्राकृतिक होती है। इस प्रकार से अरस्तु का मानना इस प्रकार का था कि अरस्तु, सिंपल से अगर शब्दों में समझे दोस्तों इसको, तो अरस्तु जो राज्य है, राज्य को लेकर के अरस्तु के विचार थे कि जो राज्य है वो एक स्वाभाविक संस्था है। और इसलिए है वो, क्योंकि ये विभिन्न परिवारों से मिलकर बनता है ना। तो परिवारों का जो स्वरूप होगा उसी प्रकार का राज्य होगा, ठीक है ना। तो राज्य कोई ऐसा नहीं है कि हमें इस प्रकार का राज्य बनाना है, तो राज्य बनाने का पहले डिस्कशन हुआ और उस प्रकार के राज्य की रचना कर दी। इनका मानना यह नहीं था। इनका मानना यह था कि जिस प्रकार के परिवार होंगे, राज्य भी उसी प्रकार का होगा। आई होप क्लियर होगा दोस्तों, है ना। देखिए कंफ्यूजन मत रखिएगा, कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है, राज्य का स्थान परिवार से पहले है। तो अरस्तु का मानना, हालांकि ये कहीं ना कहीं तक उचित भी लगता है, ये उचित भी लगता है कि अरस्तु जो है राज्य को परिवार से पहले मानते थे।
हालांकि राज्य के जन्म में जो है इन्होंने परिवार को सबसे पहली इकाई माना था, है ना, और राज्य सबसे अंतिम वाली इकाई थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम महत्व की दृष्टि से देखें तो राज्य का स्थान परिवार से पहले आना चाहिए, है ना। भले ही राज्य की उत्पत्ति में परिवार का स्थान पहला था, लेकिन परिवार प्रमुख नहीं होना चाहिए बल्कि राज्य प्रमुख होना चाहिए। मतलब ये कि राज्य की जो इच्छा है ना, वो परिवार से पहले हो। मतलब राज्य का जो महत्व होना चाहिए वो परिवार से पहले होना चाहिए। क्लियर है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहले परिवार नहीं बल्कि पहले राज्य होना चाहिए, जैसा कि हम वर्तमान में आज धारण कर चुके हैं। किस बात को भाई? आज हम परिवार या हम अपने जो समुदाय है, समाज है, उन सबसे बढ़कर के आज हमारे लिए क्या है? एक सबसे पहले देश है। चाहे वो हम परिवार की बात करें, चाहे अपने समुदाय की बात करें, चाहे अपने धर्म की बात करें, हर एक चीज से बढ़कर सबसे पहले क्या है दोस्तों? राष्ट्र है, देश है। बाकी सब कुछ देश के बाद है। तो यही विचार अरस्तु उस समय यूनानियों में डालना चाहते थे। आई होप क्लियर होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि राज्य का स्थान परिवार से पहले आता है। तो परिवार से पहले कहने का उनका तात्पर्य यही था, सिर्फ परिवार नहीं बल्कि हर एक से पहले, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? उसका परिवार होता है। तो उन्होंने डायरेक्ट परिवार को ही कोड करते हुए कहा उन्होंने कि राज्य जो है ना वो परिवार से पहले होगा। मतलब ये कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ इस राज्य के अर्थात देश के बाद होगा, है ना। और इसको तो आप अच्छे जानते हैं दोस्तों, हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य किसको बोलते हैं? एक राष्ट्र को, संपूर्ण राष्ट्र की बात करते हैं। जब राज्य शब्द इस्तेमाल करते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र की बात करते हैं ना। चलिए, तो यहां पर कहा उन्होंने कि अरस्तु के अनुसार राज्य का स्थान व्यक्ति से पहले आता है। वह मानता है कि कालक्रम में भले ही राज्य परिवार के बाद में अस्तित्व में आया, लेकिन तार्किक और वैचारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो राज्य का स्थान परिवार से पहले आता है और आना भी चाहिए। मतलब कि परिवार से अधिक महत्व राज्य का होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए। आई होप दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे, दोनों पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बात करेंगे, राज्य एक अवयव इकाई है। अब राज्य को, अरस्तु ने राज्य को एक अवयव इकाई क्यों कहा, जरा इसको समझिए। उन्होंने अवयव इकाई इसलिए कहा है कि इसको पहले व्यवहारिक रूप से समझिए दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जिस तरह, उन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार से प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति को एक समान बताया था। किस आधार पर? उन्होंने कहा, प्लेटो की बात कर रहे हैं अभी। प्लेटो ने कहा था कि जिस प्रकार से मानव के अंदर 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी 3 गुण होते हैं। मानव के अंदर 3 गुण होते हैं, बुद्धि, साहस और वासना के। उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी 3 गुण होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? साहस वाला, सैनिक, सबसे पहला कौन? शासक, फिर सैनिक और फिर उत्पादक वर्ग। तो 3 वर्गों में पूरा राज्य बटा होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा था? व्यक्ति और राज्य को समान कर दिया था। तो उसी का थोड़ा सा आधार लेते हुए यहां अरस्तु एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि जो राज्य है वो अवयव है, अवयवी इकाई है। क्यों अवयवी इकाई है? क्योंकि जिस तरह से मानव शरीर के अंग मानव के शरीर से कट जाने पर वो निरर्थक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से राज्य के जो अंग है, राज्य के अंग कौन होंगे? व्यक्ति होंगे, मनुष्य होंगे, है ना। तो देखिए यार, एक शरीर के अंग कौन से? हाथ है, पैर है, ये सब शरीर के अंग है। अगर शरीर के अंगों में से एक अंग अगर हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है ना। तो अरस्तु का यही कहना है कि राज्य के जो अंग है, अगर व्यक्ति भी राज्य को छोड़कर अगर हट जाएंगे तो उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनका विकास संभव नहीं हो पाएगा, है ना। और इसी को लेकर के इन्होंने इसको अवयवी इकाई कहा है। चलिए एक बार इसको भी पढ़ के आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अरस्तु के अनुसार मनुष्यों के रूप में, एक सेकेंड, आइए, अरस्तु के अनुसार मनुष्यों के रूप में विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होने के कारण राज्य एक अवयवी इकाई है। इसमें व्यक्ति व राज्य एक हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही तो राज्य बनता है ना। और इसीलिए कहा गया है कि भाई ये जो राज्य है ना, इसके अंग कौन है? मानव है, इसलिए तो इसको अवयवी इकाई कहा है, अवयवी इकाई, जीवित इकाई, है ना। तो ये राज्य जो है एक अवयवी इकाई इसलिए है क्योंकि इसके अंग जीवित मनुष्य है। कौन है? व्यक्ति है। और जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के
अंग शरीर से अलग होकर अस्तित्व में नहीं रह सकते, उसी प्रकार से राज्य से अलग होकर राज्य के अंग मतलब व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते, वो अपना विकास नहीं कर सकते। तो इसी कारण से तुलना करते हुए ही यहां अरस्तु ने राज्य को भी एक मानव शरीर के समान बताने का प्रयास किया है। क्लियर। चलिए अगला है राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य का स्वरूप जैविक है, तो राज्य के स्वरूप को जैविक बताने के को लेकर के इन्होंने अपने किस प्रकार के विचार प्रतिपादित किए, जरा आइए इसको भी बता देते डायरेक्ट। राज्य का स्वरूप जैविक। अब यहां पर देखिए, पहले में इन्होंने अवयवी इकाई बताया, राज्य को एक अवयवी इकाई बताया। दूसरे पॉइंट में, अगले पॉइंट में इन्होंने राज्य को अब जैविक इकाई बता दिया है कि राज्य का जो स्वरूप है वो जैविक है। कैसा है? जैविक है। तो अरस्तु राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को मानता है। इन्होंने कहा है कि यह जैविक है। इसके अनुसार मतलब अरस्तु के अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, इसलिए यह संपूर्ण चेतन है। संपूर्ण चेतन है मतलब यह कि प्लेटो के अनुसार, प्लेटो की तरह अरस्तु ने राज्य को मूर्त नहीं माना बल्कि चेतन माना है, मतलब इसमें भी प्राण है। यहां पर ये छोटी सी बात समझ जाएंगे ना तो आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। छोटी सी बात वही है कि अरस्तु राज्य को एक जीवित इकाई मानते हैं, अवयव इकाई मानते हैं, और इसीलिए इसको जैविक कहा है, अजैविक नहीं कहा है ना। अब जैविक और अजैविक का फर्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो राज्य का स्वरूप कैसा बताया इन्होंने? जैविक बताया। क्यों बताया जैविक? क्योंकि राज्य में जितनी भी राज्य की इकाइयां हैं वो मनुष्य है। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य राज्य के अंग हो गए और इनसे मिलकर ही जो है राज्य का निर्माण हुआ है, इसलिए ये संपूर्ण चेतन है। क्या है? मृत नहीं है बल्कि चेतन है, जड़ है ना, जड़ नहीं, जड़ ना होकर के ये चेतन है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। जिस प्रकार शरीर के समस्त अंगों का महत्व होता है वह सब राज्य को जीवन देने वाली शक्ति के कारण होता है। क्योंकि देखिए ये मान लीजिए कि शरीर है हमारा, एक बॉडी है, तो बॉडी में जितने भी अंग है ये सभी अंग मिलकर के एक शरीर को एक मतलब एक जीवित इकाई बनाते हैं, है ना। वो शरीर को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जितने भी अंग होते हैं शरीर के। तो उस यही यहां पर कहने का प्रयास किया गया है कि राज्य के भी जितने भी अंग है वो सब कहीं किसी न किसी रूप में राज्य को सपोर्ट करते हैं, राज्य की सहायता करते हैं, इसीलिए उनका उन अंगों का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर कहा भी गया है कि जिस प्रकार शरीर के समस्त अंगों का महत्व होता है, क्यों होता है? क्योंकि वे सब राज्य को जीवन देने वाली शक्ति के कारण होता है। जिस प्रकार शरीर के समस्त अंगों का महत्व होता है उसी प्रकार राज्य के समस्त अंगों का महत्व होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो सभी अंग जो है राज्य को शक्ति प्रदान करते हैं। राज्य के अभाव में सब जड़ हो जाएंगे। अगर राज्य नहीं होगा तो राज्य के जो अंग है, जो व्यक्ति है, समुदाय है, वो सब क्या हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे, मतलब वो अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके होंगे, उनका विनाश हो चुका होगा, वो अपना विकास किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। तो व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में ही रहकर अपना विकास कर सकता है। क्लियर? ठीक है ना। चलिए अगला और नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें उद्देश्य की सिद्धि के लिए, मतलब कि अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नगर राज्य ही उपयुक्त है। नगर राज्य ही उपयुक्त है। तो अरस्तु का विश्वास है केवल नगर राज्यों में ही राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। नगर राज्यों की अपेक्षा, नगर जो है राज्यों की अपेक्षा छोटे होते हैं, जनसंख्या भी वहां कम होती है, सब लोगों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, इसलिए उसमें रहने वाले सभी नागरिकों में पारस्परिक सहायता और निर्भरता के बंधन की अनुभूति होती है। तो यहाँ अरस्तु का स्पष्ट कहना है कि जो राज्य नगर जो होते हैं राज्य के, जो नगर होते हैं राज्य के, उनके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति तुरंत कर सकता है, जल्दी और आसानी से कर सकता है ना। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो नगर होते हैं वो राज्यों से छोटे होते हैं, तो यहां पर जनसंख्या भी कम होती है, और जहां जनसंख्या कम होती है वहां पर आपस में एक लगाव होता है, उनके बीच में परस्पर एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और उस घनिष्ठ संबंध के कारण ही दोस्तों यहां पर एक दूसरे पर निर्भरता उनकी बनी रहती है, निर्भरता की अनुभूति होती है। इस कारण से राज्य अपने उद्देश्य को नगरों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। आई होप कि ये पांचों जो प्रकृति थी राज्य की, अरस्तु ने जिस प्रकार के राज्य की बात की थी
उस राज्य की प्रकृति को लेकर के पांचों बिंदु मैं अब ये मानकर चल रहा हूं कि पूरी तरह आपके अंदर क्लियर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ विचार थे दोस्तों, जिसे हमने थोड़े से डिटेल में जाकर के देखने का प्रयास किया कि अरस्तु किस प्रकार के राज्य संबंधी विचार उन्होंने पॉलिटिक्स में प्रस्तुत किए थे, पॉलिटिक्स में उल्लेखित किए थे। ठीक है ना। तो अब हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद में और जो भी सेशन होने वाले दोस्तों अरस्तु को लेकर के 4 सेशन अभी और होंगे, उन सब में आपको थोड़ी सी जानकारी अब राज्य के संबंध में मिलती रहेगी। तो आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से और भी क्लियर होने वाला है, क्योंकि एक ही सेशन में पूरे विचारों को लाना पॉसिबल नहीं था। अगर लेकर भी आते तो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होती, एकदम क्लियर नहीं हो पाते। अधिकतम आपने देखा होगा कि जो आप पुस्तक से पढ़ते हैं, है ना, तो किताब से पढ़ने पर हमें कंफ्यूजन बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, आसानी से समझ नहीं आता। तो उसका रीजन यही रहता है कि हम सबको मिक्स करके चलते हैं, सबको मिक्स करके पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर दोस्तों मैंने कुछ जो डेटा है उसको अलग पृथक, उसका डेटा का पृथककरण करने का प्रयास किया, अलग अलग करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको ये सभी टॉपिक आसानी से समझ आ सके। अरस्तु के जितने भी विचार हैं उन सबको अलग अलग रूप से प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको आसानी से ये पूरे कंसेप्ट समझ आते रहेंगे। ठीक है। तो पहले हमने जो व्याख्या में बात की थी दोस्तों, सबसे पहले हमने अरस्तु के राज्य संबंधी व्याख्या देखी। व्याख्या के अंदर ही हमने राज्य के निर्माण की बात देखी। उसके बाद में हमने अरस्तु के राज्य की प्रकृति पर फोकस किया 5 बिंदुओं के माध्यम से, कि वो किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते थे, किस प्रकार का राज्य मानते थे। क्लियर है। तो अब दोस्तों अरस्तु के जो विचार थे राज्य के संबंध में, अब उन विचारों का अब मूल्यांकन देखेंगे कि विभिन्न आलोचकों ने किस प्रकार से इनकी आलोचना, इनके विचारों की आलोचना की है। एक बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले और बता दूं दोस्तों, अभी हमें अरस्तु के राज्य का वर्गीकरण भी देखना है, राज्य के वर्गीकरण, है ना। इसके तुरंत बाद में हमारा जो सेशन होगा वो राज्य का वर्गीकरण पर होगा। तो उस वर्गीकरण में हम इनके राज्य संबंधी विचारों को कंप्लीटली समझ लेंगे, कुछ बातें यहां इस सेशन से और कुछ बातें उस वर्गीकरण से। जैसे ही दोनों मिलेगी आपस में, आपका अरस्तु से संबंधित राज्य संबंधी विचार पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद दास्ता से संबंधित जो विचार थे, उनके क्रांति से संबंधित जो विचार थे, नागरिकों से संबंधित जो विचार थे, वो सारी बातें हम सेशनों में एक बाय एक करके और सबको देखने वाले अलग, सेपरेटली, अलग अलग लेक्चरों में। चलिए मूल्यांकन पर बात करते हैं दोस्तों। इनका मूल्यांकन को लेकर के ऐसा कहा गया है कि देखिए, अरस्तु राज्य संबंधी विचार जो है प्लेटो के विचारों की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी, मैं प्रारंभ में ही आपको यह बात बता चुका हूं, जिनसे आगे विचारकों का मार्ग जो है, जो आगे आधुनिक विचारक जो रहे हैं, उन आधुनिक विचारकों को आगे पॉलिटिक्स से संबंधित, राजनीति से संबंधित विचारों के लिए उनको एक रास्ता मिल गया था कि यार हाँ, इस प्रकार से भी जो है राज्य की स्थापना हो सकती है। तो इसलिए जो अरस्तु के विचार थे उनको महत्वपूर्ण माना है प्लेटो की अपेक्षा, है ना। लेकिन फिर भी विद्वानों ने, जो आधुनिक विद्वान रहे हैं, उन्होंने इनके इसकी कुछ त्रुटियां बताई है इसमें भी, सिद्धांत में भी। और वो त्रुटियां कौन कौन सी थी दोस्तों, उन्हीं पर एक एक करके थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं। पहले तो कहा है कि अरस्तु राज्य संबंधी विचारों में नैतिकता को पर्याप्त महत्व इन्होंने दिया है, जो कि एक राज्य में होना भी चाहिए नैतिकता, तो है ना। तो आलोचकों ने कहा है कि अरस्तु ने अपने राज्य के संबंध में जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों में इन्होंने नैतिकता को पर्याप्त स्थान दिया है, जो होना भी चाहिए। लेकिन राज्य की उत्पत्ति का जो एक पक्ष और होता है, राजनीतिक पक्ष, कौन सा, राजनीतिक पक्ष, इसकी उपेक्षा कर दी, अर्थात कि इस पर इन्होंने चर्चा ही नहीं की, राजनीतिक पक्ष पर चर्चा ही नहीं की। क्लियर है यार। देखिए, आलोचकों का काम है आलोचना करना, उनकी कमियां निकाल करके सबके सामने उजागर करना। ठीक है ना। और एक बात और भी याद रखना, कोई ऐसा विद्वान नहीं है दोस्तों, कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो किसी तथ्य को लेकर कोई बात करे और पूर्ण बात कर दे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हर एक विद्वान से छूट ही जाती है। लेकिन आगे आने वाले जो आधुनिक विद्वान रहे हैं, अब उनका कार्य यह है कि इन सबको मिलाए और उन सबकी जो विशेषता है उनको छाटे, उन विशेषताओं को निकाले और एक कंप्लीट राज्य का निर्माण करे, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। क्या किया था उन्होंने दोस्तों, 62-60 से ज्यादा संविधानों का उन्होंने पहले अध्ययन किया और पूरे हमारे इतिहास को उठाया, भारत के पूरे इतिहास को उठाया, सबका अध्ययन करने के बाद में जहां जहां जो आवश्यक लगा वो सबको उठा करके एक वो शानदार विश्व का सबसे बड़ा, वो सबसे इफेक्टिव संविधान बना करके तैयार कर दिया।
है ना। तो इस प्रकार यही कार्य होता है बेसिकली, तो जो आधुनिक विचार रहे उनके लिए कि जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हमने विचारों को देखा अरस्तु के, तो अब उनकी आलोचना, क्योंकि एग्जाम में आपसे आलोचनात्मक वर्णन पूछा जा सकता है। अब अगर आलोचनात्मक वर्णन पूछेंगे आपसे तो फिर आपको आलोचना तो लिखनी होगी, मतलब उसका मूल्यांकन करना ही होगा। क्लियर है ना। चलिए अगला तथ्य है कि अरस्तु ने परिवार को मानव संगठन की प्रथम इकाई माना। ठीक है, तो इस संबंध में समाजशास्त्रियों का मत है कि मानव संगठन में परिवार से पहले समूह अस्तित्व में आया। समूह अस्तित्व में, यहां पर दोस्तों एक सटीक बात और ये वास्तविकता भी है। आप खुद थोड़े चक्कर में मत पड़ जाइएगा, पहले परिवार आया या पहले समूह आया, सोचिए आप लोग। तो आप में से हर कोई यही बोलेगा सर पहले परिवार ही बनेगा ना, क्योंकि परिवारों से मिलकर तो समूह बनेगा। तो दोस्तों ये गलत है, परिवारों से मिलकर समूह नहीं बनते, परिवारों से मिलकर तो कुल बनते हैं या कबीले बनते हैं। समूह तो व्यक्तियों के मिलने से बनते हैं। वो जब व्यक्ति, आप आदिम समाज में जाइए, जब व्यक्ति भ्रमणशील प्रकृति का था, जब भटकता रहता था, तो उसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले सामूहिक रूप से रहना सीखा, है ना। डायरेक्टली परिवार तो नहीं बनाए ना। सबसे पहले क्या किया उसने? सामूहिक रूप से कुछ लोग साथ मिलकर के रहना सीखा। परिवार तो बाद में आया भाई, जब विवाह संस्कार प्रारंभ हुआ तब परिवार बने, है ना। यहां पर भी आलोचकों ने यही कहा है कि अरस्तु ने राज्य के निर्माण की पहली इकाई परिवार मानी है, जबकि समूह थी। ठीक है ना, तो इसको लेकर के अब आलोचना कर दी। क्लियर है। तो यहां कहा है कि अरस्तु ने परिवार को मानव संगठन की प्रथम इकाई माना। इस संबंध में समाजशास्त्रियों का मत है कि मानव संगठन की पहली इकाई समूह था। परिवार का विस्तार तो काफी समय बाद हुआ, जब लोगों में सार्वजनिक नैतिकता की उत्पत्ति हुई, या लोगों में सार्वजनिक नैतिकता की भावना आई, तब जाकर के लोगों में जो है एक परिवार, मतलब परिवार की संस्था का जन्म हुआ। उन्होंने उस प्रारंभिक सामूहिक जीवन को त्याग दिया, उसके बाद ही जो है उनमें सामूहिक नैतिकता का जन्म हुआ। भाई उनका जो प्रारंभिक सामूहिक जीवन था, भ्रमणशील से सामूहिक रूप से रहना सीखे, जब सामूहिक रूप से रहना सीखे तो उसको भी इन्होंने छोड़ा, वो परिवारों में संगठित हुए। फिर वो क्यों? क्योंकि उनमें सामूहिक फिर नैतिकता का आना स्टार्ट हुआ, नैतिकता आई तभी परिवार ने जन्म लिया। तो इस बात को लेकर भी आलोचना। क्लियर है। अगला है अरस्तु द्वारा स्वीकृत सावयव का सिद्धांत भी आर्य विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। जो इन्होंने सावयव सिद्धांत दिया है उसको भी आधुनिक विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, आलोचकों के अनुसार राज्य के उद्देश्य व कार्य संबंधी अरस्तु के विचार अस्पष्ट है, वह आज के राज्यों से में लागू नहीं होते। और दूसरा है दोस्तों, लास्ट है, व्यक्ति को राज्य से गौण मानकर राज्य के लिए व्यक्ति का पूर्ण समर्थन आधुनिक विचारकों को स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि आपने राज्य को ही संपूर्ण मान लिया है, व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया है राज्य के सामने, तो ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई विशेष आलोचनाओं को अगर देखा जाए तो आलोचनाओं में कोई विशेष ऐसे पक्ष नहीं है जिसको लेकर के अरस्तु के राज्य की भयानक रूप से आलोचना की जाए, ऐसे ज्यादा विचार नहीं है। जैसे कि प्लेटो के सिद्धांतों की आलोचना की गई थी ना, इतनी आलोचना अरस्तु के सिद्धांत को लेकर के नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इनका जो सिद्धांत था वो यथार्थवादी था, वास्तविकता पर आधारित था। आई होप मैटर पूरा क्लियर होगा दोस्तों, है ना। सेशन होता है हमारा कंप्लीट। अगले सेशन में जो हम बात करेंगे, मैं आपको बता ही चुका हूं, अरस्तु के शासन का वर्गीकरण। जो इन्होंने राज्य की उत्पत्ति बता दी, अब राज्य की उत्पत्ति बताने के बाद में उस राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था क्या है, किस प्रकार के शासन व्यवस्था का संचालन होता है अरस्तु के राज्य में, उस पर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों नागरिकता पर भी चर्चा करेंगे, शक्ति से जो है क्रांति पर भी चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है ना, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस के आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड होते हैं, सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं, जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होती सब टेलीग्राम पर आपको मिलती है। और इस सबसे बड़ी विशेषता एक ये है जो आप लोगों के फायदे की है, वो ये है दोस्तों कि जितने भी हमारे लेक्चर होते हैं, है ना, देखिए हमने यहाँ यूट्यूब पर लेक्चर लिया, आपके पास एक बार नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब पर, आपने नहीं देखा, कुछ बात देर बाद चला जाएगा, फिर पलट के वो नोटिफिकेशन दोबारा कभी नहीं आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपकी लिंक टूट जाएगी। अगर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली तो आपकी लिंक टूट जाएगी।
और इसीलिए क्या करा हमने कि एक ग्रुप बनाया, कहां पर, टेलीग्राम पर। हम चाहते व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बना सकते थे, व्हाट्सएप फैसिलिटी आप लोगों को दी गई है, लेकिन वहां ग्रुप आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है ना। वहां कई प्रकार की समस्याएं आती, कुछ उपद्रवी भी उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। करने से क्या होता है कि कई सारी प्रकार की समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती है, विशेषकर गर्ल्स को, है ना। तो इसीलिए हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम पर पूरी तरह से सुरक्षा रखी जा सकती है वहां पर, क्योंकि वहां पर नंबर शेयर नहीं होते हैं, किसी को नंबर सीन नहीं होते, दिखते नहीं है। इसलिए आप सुरक्षा पूर्वक जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा सबसे बड़ा यही है कि वहां पर जब हम कोई भी सेशन की लिंक जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड होता है ना, होती क्लास, वैसे ही हैंड टू हैंड हम जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर देते हैं। जिससे अगर आप मान लो कि 2 दिन आप बिजी भी है ना, 2 दिन बाद भी आप उस ग्रुप को खोलोगे तो आपको क्लास का जो लिंक है वो वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। तो आप अगर लेट भी है 2 दिन बाद भी अगर आप वापस उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ग्रुप में आपकी लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आपके अच्छे से पढ़ने के लिए ही आपको एक ग्रुप बनाया गया है, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।